नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में चुनावी साल है और अब अंतिम बजट भी नीतीश सरकार ने बिहार के लिए पेश कर दिया है, जिसके बाद से तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है। क्योंकि चर्चा इस बात से हो रही है कि जनता की जो उम्मीदें थी, क्या वो इस बजट से पूरी हुई। जिस तरह से विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है कि सरकार को घोषणा करनी चाहिए जनता के लिए, तो क्या सरकार ने उन घोषणाओं को किया है? इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ ओझा जी, सुनील सेवक जी प्रवक्ता बीजेपी, रामपुकार सिन्हा जी प्रवक्ता आरएलएम, आरसू खान जी प्रवक्ता आरजेडी, ओपी यादव जी रिटायर्ड आईएएस, संजीव श्रीवास्तव जी अर्थशास्त्री। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सुनील जी का रुख करना चाहूंगी। सुनील जी, जिस तरह से अब बिहार के लिए अंतिम बजट पेश हो गया है, लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष बार बार बजट पर सवाल उठाती रही है। क्या लगता है आपको, जो जनता की उम्मीदें पूरी हुई है इस बजट से? देखिए, आज बिहार सरकार अपनी बजट पेश की है। 3,17,000 करोड़ का ये बजट बिहार के लिए एक खुशहाली का द्वार खोलेगा। इस बजट में न केवल किसानों के लिए बल्कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और तमाम वैसे लोगों के एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इस बजट से जहां जहां एक तरफ युवाओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में लाभ मिलने जा रहा है, वहीं महिलाओं के लिए नई नई योजनाएं बनाई गई हैं। कृषकों के लिए एमएसपी के दर पे दाल और अरहर का खरीदने का काम करने का भी इस बजट में प्रावधान रखा गया है। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो इस बजट के माध्यम से बिहार को एक खुशहाल रास्ते पे ले जाएगा और बिहार की आम आवाम इस बजट को बहुत ही प्रशंसनीय तरीके से इसका अप्रिशिएट कर रही है और वे आशान्वित है ये बजट एक बार पुनः बिहार के आम आवाम को लाभ देगा। चलिए ठीक है सुनील जी, फिर आपका रुख करेंगे। सीधे रुख करना चाहूंगी ओपी यादव जी का। सर, जिस तरह से बजट पेश हुआ है, अगर दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ली जाए तो क्या लगता है, लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा? नमस्कार। एक्चुअली बजट पे तो लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा नहीं रहती है, इसको एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट बोलता है। तो ये जो वित्तीय वर्ष स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, उसके लिए सरकार का एडवांस में जो रिसीट और एक्सपेंडिचर होता है उसका अकाउंट्स होता है, तो उसी को इन्होंने प्रस्तुत किया है। लॉ एंड ऑर्डर का तो इसमें कोई उल्लेख नहीं होगा, जैसा कि सुनील कुमार सेवक जी बता रहे हैं। 3,16,800 समथिंग का, माने लगभग 3,17,000 करोड़ का बजट पेश हुआ है। घाटे का बजट है, लगभग 32,000 करोड़ रुपया का डेफिसिट है। तो वो तो इकोनॉमिक पार्लेंस में उसको बोला जाता है। तो बजट की कुछ और खासियत है, उस पर जब आगे चर्चा होगी तो हम बताएंगे। बट राज्य का ये इस सरकार का अंतिम बजट है और विभिन्न विभागों के एलोकेशंस किए गए हैं और कुछ घोषणाएं की है सरकार जो स्वागत योग्य है। क्या लगता है आपको, जनता की उम्मीदें पूरी हुई है बजट से? देखिए, जनता का उम्मीद जो होता है वो बड़ा रिलेटिव होता है। अब आप इसको ऐसा समझिए कि आज से अगर 2-3 दशक पहले आप एयर कंडीशन जो है रोड, उसको माना जाता था लग्जरी, लेकिन अब एयर कंडीशन रोड, गाड़ियों में एसी, अब वो नेसेसिटी हो गया। तो रिलेटिव टर्म्स में है। तो जनता उम्मीद ये करती है। देखिए, एक दो चीज समझने की जरूरत है कि जब बजट पेश होता है तो स्टेक्स पब्लिक का बहुत हाई होता है। पिछले साल का जो बजट पेश हुआ उसका भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि भाई जो जो घोषणाएं हुई, कितनी राशि खर्च हुई, क्या हुई, नहीं हुई, क्या अचीवमेंट हुआ, टेंजिबल, इनटेंजिबल, वो सब पर भी चर्चा हो गई। लेकिन मोटे तौर पर ये बजट अच्छा है। मतलब इस साल इस सरकार का अंतिम बजट है और जो घोषणाएं हुई है, जो जो स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं, वो अपेरेंटली ठीक लग रहा है, बशर्ते कि इसका एग्जीक्यूशन ठीक से हो जाए। फिर आगे जब बढ़िएगा तो उस पर हम डिटेल में आपसे बताएंगे कि क्या क्या एक्शन गोल्स। जी चलिए ठीक है, फिर आपका रुख करेंगे। सीधे रुख करना चाहूंगी आरसू खान जी का। आरसू जी,
खुश हैं आप इस बार के बजट से? विपक्ष खुश है? देखिए, विपक्ष खुश है या नहीं है, सबसे बड़ी चीज है आम आवाम जो बिहार वासी है वो खुश है या नहीं है। इनके लगातार 17 सालों के शासन सत्ता काल में ये पहली बार ये बजट पेश नहीं हुआ है। ये जो हवाई और जो इनकी फाइलों में जो मौसम गुलाबी रहते हैं, ये कोई पहली बार का नहीं है। ये लगातार डबल इंजन की सरकार जो सत्ता में मौजूद है वो 17 सालों से ये चीजें निकालती आई है, 17 सालों से भी ज्यादा। उसका इम्पैक्ट क्या गरीब आवाम को पड़ता है या नहीं पड़ता है? क्या ये इम्पैक्ट इतना पड़ेगा कि बिहार जो सबसे ज्यादा पलायन का पूरे देश में राज्य करने बना हुआ है, सबसे ज्यादा पलायन करने वाला राज्य पूरे देश में अगर कोई है तो वो बिहार है, क्या इससे पलायन रुक जाएगा? क्या युवाओं के रोजगार पे बातें हुई? क्या पलायन पे बातें हुई? और दूसरी जो सबसे गरीब प्रदेश बिहार प्रदेश, और वहां सबसे ज्यादा बिजली यूनिट जो महंगी आप देते हैं, ये गरीब प्रदेश कहां से वो वहन करता है? क्या उस पर बातें हुई? तीसरा, एनसीआरबी का डेटा जो भारत सरकार का डेटा है, आप आधी आबादी महिलाओं की बात करते हैं, करनी भी चाहिए, अच्छी बात थी, लेकिन वो एनसीआरबी का डेटा जो बताता है 7 साल की बच्ची के अलावा 70 साल की महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, क्या वो घटनाएं रोकने की कोई बातें हुई? अपराध पे कोई बातें हुई? क्या अपराध पे कोई बातें हुई? अपराध मैंने कल देखा, और हमने अभी क्राइम बुलेटिन राष्ट्रीय जनता दल ने जो अवेलेबल करवाया था, उपलब्ध करवाया इनको था, बताइए कि अपराध की बातें बजट में नहीं होती हैं भाई, कहां से ये लोग वो बहुत विचित्र स्थिति है भाई। ठीक है सुनील जी, उछल दिया अपराध करने। नहीं सुनील जी, ऐसे पर्सनल कमेंट मत कीजिए। आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी राम पुकार सिन्हा जी का। राम पुकार सिन्हा जी, आरजू जी अभी सवाल उठा रहे थे पलायन को लेकर, तो क्या इस बार के बजट से जो आप लोग शिक्षा की बात करें, शिक्षा में बहुत ज्यादा ही ये मतलब शिक्षा का स्कोप ज्यादा है, तो क्या अब इन सब को लेकर अगर बात की जाए तो क्या पलायन रुकेगा? जिस तरह से रोजगार के लिए जाना पड़ता है बिहार की जनता को बाहर, तो अब ये सब रुकेगा? सभा जी, 2025 का जो बजट माननीय बिहार के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री आदरणीय बड़े भाई सम्राट चौधरी जी जो आज बजट पेश किए हैं, वह बजट बिहार के तमाम किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, व्यवसायियों के लिए और तो और बिहार की सुख समृद्धि और वैभवशाली इतिहास के लिए यह बजट पेश हुआ है। यह बजट पब्लिक फ्रेंडली बजट है, इसको हम यूं कह सकते हैं। अब आरजू खान साहब को आरोप लगाना है, कुछ भी बोलना है, बजट का मुद्दा है और वो बात अपराध की करते हैं। देखिए, हमारी सरकार एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में हमेशा पलायन को रोकने के लिए संकल्पित है। मैं बतला दूं कि बिहार में जो आज आरजू खान साहब नहीं अभी डिबेट से हट गए हैं, फिर जुड़ेंगे, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि 1990 से 2005 के बीच में जब उनकी सरकार थी तो उस समय बिहार की क्या बजट थी? बिहार के लोग कितने पलायन होते थे? हमेशा रोजगार के लिए लोग बाहर आते थे, लेकिन आज बिहार में कम से कम जितना चीनी मिल चल रहा है वो एक रोजगार के अवसर है। इसके अलावा बिहार में इतने विकास की कार्य योजना हो रही है, वो भी एक विकास का पूरा मॉडल है, पैमाना है। इसलिए आरजू खान साहब कुछ भी बोल ले, लेकिन बिहार की यह बजट पूरे किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, व्यवसायी और खासकर बिहार के आम और आवाम के हित के लिए पब्लिक फ्रेंडली बजट है, जो 3,17,000 करोड़ का ये बजट आदरणीय वित्त मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने जो आज पेश किया है, इसके लिए हम एनडीए गठबंधन के घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की ओर से इस बजट का मैं भरपूर सराहना करता हूं। और यह बजट इस बार 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए खासकर किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान और व्यवसायियों के लिए बहुत हितकारी बजट होगी। सभा जी, चलिए ठीक है राम पुकार सिन्हा जी। जी आरजू जी बोलिए। जी, तो मैं फिर से बताऊं कि मेरी बातें भी पूरी नहीं होती और बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उसको इंटरप्ट किया था।
तमाम ऐसे वादे हुए केंद्र सरकार की तरफ से भी और बिहार सरकार की डबल इंजन की तरफ से भी। मैं सवाल ये उठाता हूं कि जो देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री, हम सबके बिहारी में 2014 में आते हैं और वहां एक चीनी मिल के पास खड़े होकर ये उन्होंने नारा दिया था, बोला था कि ये मोतिहारी में बंद पड़ी चीनी मिल को मैं खुलवाऊंगा और जब अगली बार मैं जब आऊंगा तो इसी मोतिहारी चीनी मिल से बनी हुई चीनी का मैं चाय पीऊंगा। 2025 हो गए, 2025 में भी आज तक वो चीनी मिल तैयार नहीं हुई। छपरा, सारण, नवादा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, ये तमाम जगहों की जो बंद पड़ी जो चीनी मिली है वो आज भी नहीं स्टार्ट हुई। ये सारे सवाल हैं कि जो डबल इंजन की सरकार ने, जो केंद्र की सरकार ने जो वादे किए थे बंद पड़ी चीनी मिलों को वो कब खोलेगी। आज भी वो उनके राह धो रही है, ये सच्चाई है। बेटा आज भी जो इन्होंने ग्रीन। चलिए ठीक है आशु खान जी, फिर आपका रुख करेंगे, कुछ टेक्निकल इशू है, तब तक आप वो ठीक कर लीजिए। सीधा रुख करना चाहूंगी सुनील जी का। सुनील जी, महिलाओं के लिए बजट में क्या घोषणा हुई है, महिलाओं को क्या कुछ मिलने वाला है? देखिए, महिलाओं के लिए कई सारी घोषणाएं इस बजट में की गई हैं। सबसे पहले महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हाट लगाने की बात की गई है। महिलाएं अब उस हाट के माध्यम से अपने द्वारा उत्पादित माल की बिक्री, वो क्रय और विक्रय वहां कर सकती हैं। महिलाओं के लिए विशेषकर इस बार कन्या विवाह मंडप, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कन्या विवाह मंडप की घोषणा की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवार की महिलाएं, बच्चों की शादी उस कन्या विवाह मंडप में फ्री की जाएंगी। महिलाओं के लिए चलंत जिम की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए पिंक बसेस की व्यवस्था की गई है। उस बस में यात्री भी महिला, चालक भी महिला, कंडक्टर भी महिला, ऐसी कई सारी सुविधाएं इस बार बिहार के इस बजट में माननीय सम्राट चौधरी जी ने प्रदान किया है, जो महिलाओं को एक अलग खुशी का आभास दे रहा है। उन्हें एक ऐसा महसूस कराया जा रहा है कि आधी आबादी के प्रति एनडीए की सरकार पहले से भी सोचती रही है और अब एक कदम और आगे बढ़कर उनको विशेष सुविधा देने का काम किया है। विशेष सुविधा मैंने आपको गिनाया, ये सारी सुविधाएं इस बार महिलाओं के लिए स्पेशल रूप से इस बिहार के बजट में आया है। जी चलिए ठीक है सुनील जी, हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करना चाहूंगी। अमिताभ जी। बिल्कुल ठीक बात। देखिए, अभी हम विधानसभा सत्र में ही थे जब सम्राट चौधरी अपना बजट पेश कर रहे थे। चुनावी साल का बजट था, इसलिए उम्मीद लगाई जा रही थी कि बजट में काफी लोक लुभावनी बजट होगी, तो वो दिख भी रहा था। करीब 3.17 लाख करोड़ का यह बजट है बिहार का है, जिसमें कि सबसे ज्यादा खर्च बिहार सरकार 60,000 करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च करेगी और जबकि 20,335 करोड़ रुपया स्वास्थ्य विभाग में खर्च करेगी। तो 52 नई घोषणाएं इसमें महिलाओं के लिए कई घोषणा है। पिंक टॉयलेट है, पिंक बस है, जो इसमें ड्राइवर से लेकर जो कंडक्टर तक है सभी महिलाएं ही रहेंगी। तो इस तरीके की घोषणाएं यहाँ पे की गई है। सबसे खास बात है कि हर पंचायत में एक विवाह मंडप है जहाँ कन्याओं का विवाह जो है निःशुल्क होगा। इस तरीके की बातें हैं। तो जो किसानों के लिए अगर हम बात करें तो सरकार एमएसपी और अरहर, मूंग और उड़द की दाल खरीदेगी। हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज खोला जाएगा। ये काफी लोक लुभावन जो बजट है कहा जा सकता है। तो घाटे की अगर बात करें तो पिछली बार के मुकाबले ये जो बजट इस बार जो पेश किया गया सम्राट चौधरी की तरफ से, कहा कि 39,000 करोड़ रुपए से कम का से अधिक का बजट पेश किया गया। जो पिछली बार के मुकाबले था 39,000 करोड़ का अधिक का बजट पेश किया गया है। आर्थिक सेवा में 25,262 करोड़ रुपया प्रस्ताव किया गया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो काफी मुख्यमंत्री की योजना है, इसके लिए 1,000 करोड़ किया गया है, क्योंकि नीतीश कुमार को सरकार को 2,819 करोड़ रुपए का लोन चुकाना है, 1600 करोड़ रुपए केंद्र को देना है। तो एक लोक लुभावन बजट है, चूंकि बजट का भाषण अभी चल ही रहा है, तो अभी और भी इसपे कई इसमें सामने आएगी, क्योंकि नौकरियों के लिए कितना वो बेरोजगारों के लिए क्या करते हैं, कितनी बहालियां होंगी, कितने नौकरी से प्रतिशत होंगे, ये कुछ देर के बाद इसमें। चलिए ठीक है अमिताभ जी, फिर आपका रुख करूंगी, सीधे रुख करना चाहूंगी ओम प्रकाश यादव जी का। सर जिस तरह से जी प्लीज
जी जी, जिस तरह से बजट पेश हुआ है, क्या लगता है बिहार का भविष्य कितना सुधरेगा इस बार के बजट से? चलिए अमिताभ जी, आपको नमस्कार। हम देख रहे थे कि आप अभी कनेक्ट नहीं हुए, हमको लग गया था कि आप विधानसभा में। देखिए कुछ चीज आपको, चूंकि सभी जितने आपके प्रवक्ता लोग हैं सबका सम्मान है, आप अपने पार्टी का पक्ष रखिएगा, लेकिन कुछ चीजों को आपके सामने आज, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और संयोग से वित्त विभाग में मैं 2 साल रहा और सरकार के 2 साल बजट बनाने में मेरी भूमिका रही। कुछ मिथ्स जो है ना या कुछ नैरेटिव्स हैं, उसको आज हम आपको बर्स्ट कर देते हैं। जैसे पहला एक बात लगातार ये कहा जाता रहा है कि साहब 2004-5 में तो ये बजट था, 2004-5 में 16,971 करोड़ का बजट था। तो अभी आपको उसको कैलकुलेट कीजिए, आप लगे बाप रे, कहाँ 16,971 करोड़ और कहाँ 3,17,000 करोड़। इसका एक पैराडाइम समझिए अमिताभ जी, बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है। आज हम सीएजी का पूरा रिपोर्ट वगैरह पढ़ रहे थे। आप इसको, आपको आपके एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए बहुत बढ़िया आपको लगेगा, सुनिए। एक राइडर के साथ बता रहे हैं कि मैं किसी का न पक्ष ले रहा हूं न मैं किसी का की आलोचना कर रहा हूं। 2004-5 में बिहार का बजट था 16,971 करोड़ और नेशनल बजट था 5,05,791 करोड़, जो होता है लगभग 3.35%। यानी बिहार सरकार का बजट राष्ट्रीय बजट से 3.35% था। जब राजद की सरकार गई, 5-6 का जो बजट था वो बिहार सरकार का 23,800 करोड़ का बजट और राष्ट्रीय बजट था वो था 5,14,000 करोड़ का बजट। ये प्रतिशत में हुआ 4.63%। आप 5% मान लीजिए कि बिहार सरकार का जो बजट था वो राष्ट्रीय बजट का लगभग 5% था। 2025-26 का जो अभी बजट पेश हुआ है यह 3,16,895 करोड़, माने 3,17,000 करोड़ मान लीजिए, और जो राष्ट्रीय बजट है वो है आपको 50,65,000 करोड़। यह होता है 6.2%। तो जो लोग बहुत इसको ऐसा कर रहे हैं कि जैसा मालूम हुआ कि 2005-6 से अभी कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, वो नहीं होता है। राष्ट्र का जब जीडीपी बढ़ता है तो ओवरऑल सबके बजट बढ़ते हैं, अकॉर्डिंगली बिहार का भी बजट बढ़ा है। ठीक है, ये बात सही है कि कुछ चीज में एलोकेशंस बढ़ा, जैसे 5% से बढ़ के अब 6% हुआ है, लेकिन ये बहुत, माने कोई लोग बढ़ा के कहते कि बाप रे बाप, अब तो बिहार में कुछ ऐसा हो गया कि 2-3 हजार % बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं। नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे चिंताजनक बात है अमिताभ जी, इसको आप समझिए कि अभी आपको अंदाजा है कि बिहार सरकार पर कितना कर्ज है। अभी आपको फिगर बता देते हैं। 4,03,000 करोड़ का कर्ज है। इस बजट के पहले, मतलब इसको जोड़ देते हैं तो इसके पहले 3,48,000 करोड़ का बजट था। जो इस बजट में जो कर्ज लिया जाए उसको जोड़ दीजिएगा तो 4,03,000 करोड़ का बजट है। 14 करोड़ की आबादी से डिवाइड कीजिए तो प्रति व्यक्ति लगभग 29,000 रुपए का कर्ज है। हम पर, आप पर, दोनों पर यह कर्ज है। ठीक है, एक और चीज आपको बता देते हैं, पहले कुछ आंकड़े आप सुन लीजिए। बहुत लोग ये बोलते हैं कि साहब प्रति व्यक्ति आय इतना बढ़ गया। मेरे पास ये फिगर है रिजर्व बैंक का, जो 1999 से लेकर 2024 तक बता रहा है। आपको ये फिगर देखिएगा तो सर पकड़ लीजिएगा। 1999 से 2024-25 तक बिहार का प्रति व्यक्ति आय लोएस्ट था और आज भी लोएस्ट। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि बिहार और यूपी का प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 5 आंकड़ों में है। अभी इसका 67-68 हजार हुआ है और यूपी का 93-94 हजार रुपया है प्रति व्यक्ति। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि झारखंड जब आपसे अलग हुआ था तो उसका प्रति व्यक्ति आय से कम था और आज उसका प्रति व्यक्ति आय बढ़ के चला गया। एक और चीज आपको बता, देखिए बजट क्या होता है ना, बजट राशि का एलोकेशन है। अपेक्षा ये की जानी चाहिए कि इस राशि के एलोकेशन का मैनेजमेंट कैसे होता है। अब आपको एक आंकड़ा बता दें, 60,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं आप शिक्षा विभाग पर। ये आपका जातिगत सर्वेक्षण का आंकड़ा है। अमिताभ जी, आप लोगों ने इस पर कवर भी किया, देख लीजिए। इस राज्य में 12th पास लोगों की संख्या कितनी है तो 100 में 9.19%। ये 60,000 करोड़ रुपया खर्चा करके अगर 100 में 10 आदमी को भी आप 12th नहीं पास करा रहे हैं तो ये देखना पड़ेगा। और ये हम किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं कर रहे हैं,
वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, आप इसको समझ लीजिए कि बिहार का जो फाइनेंशियल फिस्कल मैनेजमेंट है वो इतना खराब स्थिति में है, इतना पिलफरेज होता है कि उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक और चीज बता के आपको आज हम आगे बढ़ेगा बात। अभी बिहार का जो जीडीपी है, एसजीडीपी बोलते हैं, वह आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है आपको 8,54,000 या 8,84,000 करोड़, एग्जैक्ट फिगर हमको नहीं याद, 8,44,000 करोड़। अब आप सोच करके देखिए कि 8,44,000 करोड़ आपका जो जीडीपी है, अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि किसी राज्य या किसी देश का जो जीडीपी होता है वो दो तरीके से बढ़ता है, एक पब्लिक के खर्च से, पब्लिक स्पेंडिंग से, और दूसरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग से। ऐसा माना जाता है कि 54-55% से ज्यादा पब्लिक के पार्टिसिपेशन से जीडीपी में ग्रोथ आना चाहिए। आंकड़े बता रहे हैं बिहार के कि बिहार का जीडीपी का ग्रोथ करीब 70-75% स्टेट ड्रिवेन है। आप बजट का पैसा पंप करके जीडीपी को बढ़ा रहे हैं तो ये बहुत सस्टेन नहीं कर सकता है। इसका मतलब सीधा ये हुआ कि यहाँ पर प्राइवेट पार्टी का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ये नहीं के बराबर हो रहा है। ये चिंताजनक बात है। बजट में 3 चीज की अपेक्षा करनी चाहिए सरकार को या जो राजनीतिज्ञ हैं। नंबर 1, फिस्कल मैनेजमेंट को ठीक करिए। सिर्फ रुपया बांट देने से चीजें नहीं बदल जाएगी, क्योंकि आपको बता दिए ना 60,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है साल में, और 100 में 10 आदमी भी 12th नहीं पास किया, वो भी 12th खाली गिनती का है। असर का एक रिपोर्ट हुआ है जो कहता है कि यहाँ 10th का लड़का बढ़िया से लिख पढ़ नहीं पाता है। तो एक तो फिस्कल मैनेजमेंट ठीक से हो, दूसरा जो फंड का डिवोल्यूशन होता है ना वो सही तरीके से होना चाहिए, और थर्ड, यहाँ पर इस बजट में मेरी एक और अपेक्षा थी। बिहार में अभी जो सबसे बड़ा क्राइसिस हम फील करते हैं रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, कि देयर इज ए टोटल कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस। और ये जब मैं बोल रहा हूं तो खाली ये नहीं बोल रहा हूं कि अभी बीजेपी और जेडीयू है इसलिए हो गया, आरजेडी बीजेपी था तब भी वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो भी सरकार अगले बार आए उससे ये अपेक्षा है कि हाँ आप एक मैकेनिज्म डेवलप कीजिए। आपका साहब पूरा गवर्नेंस कोलैप्स कर गया। आपको एक और जानकारी दे दे, सभी सम्मानित लोग हैं यहाँ पर, आप लोगों को लग रहा होगा अमिताभ जी कि वित्त मंत्री बजट बनाते हैं, वित्त मंत्री इतना विभाग में इतना पैसा देती है। आपको मालूम है कैसे बजट बनता है? और ये इस राज्य का खाली खेल। असली बजट जो बनता है वो योजना विभाग से बनता है। और समझ लीजिए तो बिहार का जो बजट बनाता है ना वो विकास आयुक्त बनाता है। वो पहले तय कर देता है कि फलानवा विभाग को इतना रुपया देंगे, और बेचारा वित्त मंत्री तो नाजिर है, तो ट्रेजरर है, उतना पैसा सिर्फ दे देता है। ये इसी विभाग का 38 विभागों के अध्यक्ष, 38 सोसाइटी निगम आदि के अध्यक्ष अकेले विकास आयुक्त है। अब ये इसलिए मैंने कहा कि कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस इसलिए है कि भाई डेमोक्रेसी न है जी, जो इलेक्टेड लोग हैं उनके हाथ में अधिकार रहना चाहिए, चाहे वो योजना मंत्री हो, चाहे वो वित्त मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। आप अधिकारियों के पावर्स, मैं भी अधिकारी रहा हूं, वो ठीक नहीं है। जो अकाउंटेबल रहता है उसके पास पावर रहना चाहिए, जिसके पास पावर हो वही अकाउंटेबल हो। यहाँ पावर किसी के हाथ में है, अकाउंटेबल को है। महाराज मुख्य सचिव से लेकर विभाग के अपर मुख्य सचिव कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा स्थिति है। तो इस पर एक सोचना पड़ेगा इस राज्य की जनता के लिए। ये अभी हम तत्काल कुछ आंकड़ों को मैंने आपके साथ शेयर किया, फिर आगे जैसा बताइएगा हम उसको। नहीं ठीक है, इस पे अब हम लोग आगे जो है आरजू खान जी हैं, आपके शुरू पे देख रहे हैं बजट को, प्रकाश यादव जी ने बड़ा डिटेल से समझा दिया है। देखिए बहुत अच्छे तरीके से जो ओम प्रकाश यादव जी ने इसको समझाया है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, और बहुत पारदर्शिता के साथ बिना किसी का पक्ष लिए उन्होंने अपनी बातों को रखा। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि किसानों को देख के कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई। जो चीजें मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे आप ले रहे हैं, जैसे पहले धान लेते थे, तो ये बताइए आज भी क्या किसान खुश होता है? प्रति क्विंटल जो रेट तय होते हैं 17, 18, 1900 रुपए, पता चलता है कि वो उसको नहीं मिल पाते हैं, नहीं दे पाते हैं। मिचौलिए कोई रिश्ता है उससे भी कम रास्ते, उससे भी कम है। तो ये सच्चाई है। और आप किसानों की अगर इतनी बड़े हितैषी हैं, किसानों की बात करते हैं, तो आप बताइए कि आपने मंडी कानून व्यवस्था को बहाल क्यों नहीं कर रहे हैं? देश में कितनी मंडी कानून है, कितने मंडियों का आपने चालू करवाया? तमाम मंडियां बंद हो गई। हमको लगता है कि पूरे देश में 2 जगह शायद मंडी चल रहा है। तो सबसे पहले तो आप उनको पहले स्टार्ट करवाइए मंडी कानून को, तब जाके बिहार प्रदेश वासियों के किसानों का भला होगा। मैंने कभी देखा था कुछ दिन पहले, एक गोभी का खेतहर जो है, वो बेचारा खेती करता है किसान,
40,000 रुपए लगा के खेती करता है फूल गोभी की, और भर भर के बोरा 20 और 30 रुपए में जो है वो गोभी बेच रहा है। इतना बड़ा उसको घाटा है। तो ये सच्चाई है, ये हकीकत है, और ये आज लगातार कई सालों से ऐसे चले आ रहे हैं। आज की कोई पहली बार थोड़ी हुआ है। डबल इंजन के डबल सत्ता संगठन जो है हमारे साथ में, जो बिहार सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार कहती है, ये कोई नई चीज है थोड़ी है। लेकिन सबसे बड़ा चीज है पलायन पे आपने क्या किया। मैं बिजली पे बात कर रहा था। बिजली पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगी बिहार में है, जो कि सबसे गरीब प्रदेश है। आप बिजली सस्ता क्यों नहीं करते हैं? आम आवाम को आप राहत क्यों नहीं देते हैं? आप जो है आम आवाम के लिए क्या करते हैं? गैस सिलेंडर्स की हम बात कर रहे हैं, बार बार हम उठा रहे हैं। प्रति व्यक्ति की आज बात भी आज हम लोगों की सही हो गई। जो ओम प्रकाश यादव जी ने जो बताया कि बिहार ऐसा राज्य है जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, और ये हमारा नीति आयोग का रिपोर्ट भी था। तो ये आप जो है बड़े बड़े वादे इरादे करते रहिए, लेकिन आपके बिहार वासियों को, आपके आम आवाम को, गरीब जनता को इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, और उससे कुछ मिला भी नहीं है। पूरे देश में सबसे ज्यादा निवेश कम है बिहार प्रदेश में। आप निवेशकों की बात कर रहे हैं। अभी बिहटा का अभी एयरपोर्ट स्टार्ट नहीं हुआ, साथ साथ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की फिर से आपने घोषणा कर दी। तो आपके फाइलों में हमेशा मौसम गुलाबी रहता है, आप करते रहिए। चलिए ठीक है जी। सुनील जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? अभी आरजू जी किसानों के आलू गोभी की चिंता कर रहे थे। इनकी चिंता मैं दूर कर देता हूं। सब्जी उत्पादन समिति का गठन होने जा रहा है आरजू जी, और उस उत्पादन समिति के गठन में किसान अपने द्वारा उपजाए गए चीजों का उचित मूल्य पाएंगे, उचित उनका व्यापार होगा और वो लाभान्वित होंगे। रह गई बात आप बाजार समिति की कर रहे थे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं 1289 करोड़ रुपए इस बार इस बजट में सरकार ने बाजार समिति के लिए प्रावधान किया है। इसलिए आपकी दोनों जो शंकाएं हैं उसका समाधान इस बार के बजट में एनडीए की सरकार ने की है। इसीलिए आप लोग अपनी शंकाओं को पेटी में बांध कर रखिए। अब शंकाओं से बिहार नहीं चलेगा। बिहार अब अपने उद्देश्य से चलेगा। बिहार अब अपने नियम कानून से चलेगा, और आपकी शंकाएं निर्मूल साबित होगी, धैर्य रह जाएगी। बिहार की जनता इस बजट को आत्मसात करके एक बार पुनः एनडीए को 225 सीटों के साथ सरकार बनाने का मौका देगी। चलिए ठीक है जी। सभा जी देखिए, सब कुछ मिला के ये बिहार प्रदेश वासियों की, आवाम की बात नहीं करते हैं, फिर आ गए सीटों के ऊपर। अरे आप आम जनमानस बिहार वासियों की आप बात कर लेते हैं, हम बिहार वासियों की बात करते हैं, हम अपनी बात नहीं करते हैं। और हमने कृषक की बात की, हमने युवाओं की बात की, हमने महिलाओं की बात की, हमने सबों की बात की। भाई आपने पर्टिकुलर पूछा तो मैंने आपको बताया। सुन लीजिए, अब मुझे भी बोलने दीजिएगा। आप सुन लीजिए, पूरे देश के किसानों को, और बिहार भी उसमें साथ में मिला हुआ है। किसानों को आदमियों ने देखा है अपना दूध भी फेंकते हुए और टमाटर भी फेंकते हुए रोड पे। आप क्या करते हैं इतने सालों से? और ये कोई आपका नया नहीं है, ये जो बजट आया है ना, ये कोई नया नहीं है। अब टमाटर और दूध नहीं फेंकाता है आरजू जी, ये गलतफहमी में मत रहिए। अब टमाटर और दूध नहीं फेंका रहा है, अब उसका उचित प्रसंस्करण हो रहा है। अब उसका उचित प्रसंस्करण हो रहा है और उसको उसका लाभ मिल रहा है। अब घोषणा करिए ना साहब, आप तो घोषणा मंत्री है। देश के प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं मोतिहारी के मिल से बना हुआ, चीनी मिल से बना हुआ चीनी का मैं चाय पीऊंगा, और 2025 रीगा खुला ना भाई, कहाँ रीगा खुल चुका है, ऐसे धीरे धीरे सब खुलेगा। कारण क्या हुआ? छपरा क्या हुआ? मोतिहारी धीरे धीरे खुलेगा भाई। अरे धैर्य रखिए, 25 साल लग जाते हैं, धीरे धीरे सब खुलेगा। और सुन लीजिए, नवादा तिलैया रेल खंड 2019 में आए थे देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय हम सभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उन्होंने कहा था कि रेलखंड स्टार्ट करवा दूंगा। 2025 में भी स्टार्ट नहीं हुआ, जो कि आपके फाइलों में 2021 में बन के उसको तैयार होना था। कहां चले गए? आप ग्रीनफील्ड की बात करते हैं, 7 ग्रीनफील्ड दे दिया, घोषणा कर दी है, बेटा अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, उसकी भी बात करिए। आप उसकी बात क्यों नहीं करते? एयरपोर्ट बना के दिखा देंगे, 3 महीना में पूर्णिया एयरपोर्ट से जहाज उड़ा के दिखा देंगे आरजू जी। 3 महीने में पूर्णिया एयरपोर्ट से जहाज उड़ा के आपको दिखा देंगे, चिंता मत कीजिए। चलिए मुबारक हो आपको, 3 साल में दिखा दीजिएगा। 3 महीना, नॉट साल, 3 महीना में पूर्णिया एयरपोर्ट, 3 महीना।
चुनावी साल में 3 महीने में दिखा दीजिएगा, लेकिन उस गरीब मजदूर अरे चुनावी साल आरजेडी के लिए होता है, एनडीए के लिए चुनावी साल नहीं होता है। एनडीए के लिए हर साल बिहार के विकास के लिए होता है, चुनावी होता है हर साल। आपका हर साल बिहार के विकास के लिए होता है। चुनावी फंडा आरजेडी का फंडा है, कांग्रेस का अंडा है, आरजेडी का फंडा है। ठीक है। डबल इंजन की सरकार हर चीजों में बिहार को डबल इंजन की सरकार जिंदाबाद, डबल इंजन की सरकार जिंदाबाद। सबसे पीछे इन्वायरमेंटल इंडेक्स में सबसे पीछे। अरे प्रति व्यक्ति के आय तो आप लोग खा जाते हैं चारा के रूप में, क्या करें आप लोग। और ट्रेड की रिपोर्ट में सबसे पीछे, और फिर भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बिहार का मजदूर आपसे रुकता नहीं है, फलाना रुकता नहीं है। एक चीज समाजी, एक चीज कंप्लीट करूंगा। ये शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं। 12 से 13 लाख लोग, 12 से 13 लाख बच्चे इंटरमीडिएट की परीक्षा देते हैं और इनके पास सीटें नहीं है। ग्रेजुएशन करने के लिए 6 लाख से ज्यादा सीटें नहीं है, और ये शिक्षा पे बात कर रहे हैं, ये शिक्षा पे बात कर रहे हैं। जवाब ले लेते हैं। जहाँ 100 में 9 बच्चे मैट्रिक पास करते हैं, इंटरमीडिएट पास करते हैं, ये शिक्षा पे बात करते हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा साक्षरता दर कम बिहार प्रदेशवासियों का है, और आप फिर भी शिक्षा पे बात कर रहे हैं। आपने सवाल उठाए, अगर उनका जवाब ही नहीं सुनेंगे तो आपको अपने सवालों का जवाब कैसे मिलेगा? आप इनसे सभाजी पूछिए कि 20 सालों में सबसे ज्यादा साक्षरता दर बिहार प्रदेशवासियों का क्यों था? अरे जवाब हम आपका देंगे कि एंकर का देंगे भाई? ये जनता का ही सवाल है साहब। ठीक है, प्लीज समय की कमी है, बात समझिए। रामपुकार सिन्हा जी, बजट तो पेश हो गया बिहार के लिए, बिल्कुल, अब अगर बात की जाए जमीनी स्तर पर तो कितना काम होगा? देखिए सभा जी, आज का विषय आपने जो न्यूज 24 चैनल बिहार झारखंड पर जो रखा है, वो बिहार के बजट के सवाल पर है। लेकिन हमारे भाई आरजू खान साहब जो राजद के प्रवक्ता हैं, ये तो लगता है कि भाई ये बजट का बहस ही नहीं, ये डिबेट ही नहीं करा रहे हैं, ये तो करा रहे हैं पक्ष और विपक्ष का। देखिए आरजू भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको पहले एक बिहार वासियों पे कर्जा है, आप बताइए ये बिहार वासियों का कर्जा कैसे खत्म करिएगा? आप एशियन बैंक से कर्जा लेते हैं, उसके भी जिम्मेदार आरजेडी है। आरजेडी का 15 बरस इतना पीछे गया वो सब गड़बड़ हो गया। अरे हम जितने लोग बैठे हैं 29,000 रुपए कर्ज में डूबे हुए हैं, इसका क्रेडिट लीजिए आप। जवाब दीजिएगा प्लीज। हम जितने लोग बैठे हैं ना 29,000 रुपए का कर्ज है एक आदमी के, इसके जिम्मेदार आप है, इसका क्रेडिट लीजिए। बजट पर बहस कराना चाह रहे थे, हम तो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, हम कुछ एड ऑन करना चाह रहे थे, बट बजट पर बहस कीजिएगा, अदरवाइज तो यूं ही बहस होता रहेगा या सिलसिला चलता रहेगा। देखिए 2 चीज हो गया। सभा जी मैं बोलूं? जी रामपुकार सिन्हा जी, सबसे पहले डिबेट में बैठाइए तो सभी लोगों को अपने संस्कार और चरित्र के बारे में बताइए कि कोई नेता, कोई प्रवक्ता अगर बात करे, कोई सेफोलॉजिस्ट बात करे तो बीच में इंटरफेयर नहीं करे। जब उनकी बारी आए वो अपने सवाल का जवाब दे। रामपुकार सिन्हा भी बहुत ज्यादा बोलने वाला लोग हैं, 2-2 घंटा मंच पर बोलते रहते हैं, लेकिन जब डिबेट में बैठते हैं तो संस्कार के साथ बैठते हैं। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने संस्कार दिया है कि जब कोई अगर प्रवक्ता बात करे तो पहले उनकी बात को सुन लीजिए, और जब आपकी बारी आए तब उस पर बात कीजिए। मैंने टोका, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, इसलिए मैंने उनको टोका बीच में। बिल्कुल, तो मैं सभा जी ये कहना चाहता हूं कि आज जो बजट माननीय वित्त मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने जो बजट पेश किया है, वो बजट मैं पहले भी बोला कि बिहार के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिलाओं और खासकर व्यवसायियों के लिए बजट है। और ये बजट पब्लिक फ्रेंडली बजट है, जिसमें 2025 के लिए यहाँ जो भी मौजूदा परिवेश है, मौजूदा स्थिति है, उसका कैसे और ज्यादा डेवलपमेंट हो उसके लिए है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे, चीनी मिल की चर्चा कर रहे थे। आप सुगौली चीनी मिल को देखिए, मैं भी संजोग से चंपारण से बिलोंग करता हूं, मेरी जन्मभूमि चंपारण है। बगल का रीगा चीनी मिल को देखिए कि रीगा चीनी मिल जो राजद के शासन काल में
यहाँ कोई उद्योग लगाना नहीं चाहते थे, आज बिहार में उद्योग लगाने वाले लोग आ रहे हैं, तो समझने की बात है। और जहां तक बजट का सवाल है, ये बजट 2025 का बजट है और 2025 में माननीय सम्राट चौधरी जी, वित्त मंत्री जी ने, बिहार के उप मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया है। यह बजट काबिले तारीफ है और इस बजट से किसानों का भी समस्या का समाधान होगा, मजदूरों का भी समस्या का समाधान होगा, महिलाओं के भी समस्या का समाधान होगा, और जो रोजगार करने वाले लोग हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, उनके भी समस्या का समाधान होगा। यह बजट 2025 का बजट बिहार के लिए समृद्धि और उन्नति साबित होगा। और यह बजट एनडीए गठबंधन के हम एक प्रवक्ता होने के नाते, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का प्रवक्ता होने के नाते मैं बताना चाहता हूं कि यह बजट बिहार के जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट है, महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने वाली योजनाओं का यह बजट है। और हमारे बिहार में जो पलायन, जो लोग कुछ करते हैं, उनको भी बिहार में उद्योग के माध्यम से उनको कैसे रोजगार अवसर प्राप्त हो, इसके लिए यह बजट है। और यह बजट 2025 के लिए मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले समय में तमाम लोगों को जो बुनियादी सुविधा है, वह सुविधा सरकार मुहैया कराएगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है सवाजी। और हमारा यह बजट आने वाले समय में 2025 के लिए आम जनता तक, आम किसान तक, आम मजदूर तक यह लोक लुभावन बजट होगा। और यह लोक लुभावन बजट हमारा बहुत मील का पत्थर साबित होगा और जनहित पर काम करेगा। जी सवाजी। चलिए ठीक है राम पुकार सिन्हा जी, समय की कमी है। ओम प्रकाश यादव जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? सर आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे? जी देखिए, कुछ चीज हम आपके सामने देखिए रख रहे हैं क्या, कि पहले ये समझना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर जैसे हम चर्चा कर रहे थे अभी, इस बात से कौन इनकार करेगा कि आप इस राज्य का जो पलायन का स्थिति है वो बहुत भयावह है, रोजगार की स्थिति बहुत भयावह है। आप इस आंकड़े से समझ लीजिए, मेरे पास बजट के फिगर आ गए हैं, देखिए इस राज्य को अभी जो कर्जा लिया है उस पर 23,000 करोड़ रुपया सालाना सिर्फ इंटरेस्ट देना है और लगभग 23,000 करोड़ रुपया यानी 46,000 करोड़ रुपया सिर्फ आप दे रहे हैं इंटरेस्ट के संबंध में। और आप देखिएगा, जब इसको, ये बहुत टेक्निकल चीज है लेकिन हम आपको सिंपल करके बता देते हैं करना क्या चाहिए था सरकार। एक अजीब होड़ मच गई है कि हम बजट का साइज बढ़ा देंगे तो हम बहुत बड़ा काम कर देंगे। बजट का साइज कैसे बढ़ता है? बजट का साइज जो आप रिसीट प्राप्त करते हैं, पैसा प्राप्त करते हैं, उससे बढ़ता है। अगर आप आम आवाम से, जनता से ज्यादा पैसा वसूलिएगा तो जनता के पास पैसा कम रहेगा, तो वो बाजार में पैसा कम जाएगा, तो डिमांड कम क्रिएट होगा, तो सप्लाई कम क्रिएट होगा, तो एक विशियस सर्किल में फंस रहा है। क्यों 94 लाख परिवार यहाँ वैसे हैं जिसका 6,000 से कम आमदनी है? क्यों है? आप इसको सोचने की कोशिश किए। लोग होड़ में लगे हुए हैं कि इतना बढ़ा देंगे, इतना, उससे नहीं होता है। आप सोच करके देखिए ना, आप सोच करके जरा देखिए कि 3,17,000 करोड़ का बजट है और 4 लाख करोड़ रुपया कर्जा है। भारत सरकार का बजट है 50,65,000 करोड़ रुपया और मालूम है भारत सरकार पर कर्ज कितना है? 200 लाख करोड़ रुपया। अभी IMF ने कहा है कि ये 82% डेट जीडीपी रेशियो कॉन्सेप्ट होता है। अगर ये 100% के पास आसपास पहुंच गया तो कहा जाता है कि जिस देश का डेट जीडीपी रेशियो, जिस राज्य का डेट जीडीपी रेशियो 100% अगर चला गया तो कोलैप्स कर जाता है। जैसे श्रीलंका खत्म हो गया, जैसे अभी हालत खराब हो गई है बांग्लादेश की, जैसे हालत खराब हो रही है उन चीजों, इस पर ध्यान, ये एक सहमति बननी चाहिए राजनेताओं में, सरकारों में कि भाई जनता के पॉकेट में ज्यादा पैसा रहना चाहिए। हम खींचे जा रहे हैं। आप देखिए रजिस्ट्रे, आप, मुझको याद है कि 90-91 में जहां 99 करोड़ रुपया लैंड रेवेन्यू का टैक्स था, अभी बढ़ करके 700 करोड़ रुपया हो गया। पहले बालू फ्री था। ये सारी चीजों का एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। इस पर सरकार को विपक्षी दलों से बात करके, हल्ला हंगामा नहीं करके ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जनता के पास ज्यादा पैसा हो, आपके पास ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा डिमांड क्रिएट होगा और तभी चीजें चलेंगी। ये सारी चीजें हैं जिस पर ब्रॉड सहमति बननी चाहिए। झगड़ा करने से तो कुछ होगा नहीं। जनता पिस रही है। आपको लग रहा है कि हम तो खर्चा कर दिए 60,000 करोड़ रुपया, यहाँ 10वां पास की संख्या 10% नहीं है। इन चीजों पर समझने की आवश्यकता है। इसलिए बजट एक बहुत संवेदनशील चीज है। अब जो नई सरकार आएगी उससे मेरी सिर्फ 3 अपेक्षा है। पहला, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ठीक कीजिए, दूसरा गवर्नेंस को ठीक कीजिए और तीसरा, राज्य की जनता पर जो बोझ आप लगातार डाले जा रहे हैं उसको कम कीजिए, तभी ये इकोनॉमी थ्राइव करेगी। धन्यवाद। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
दरअसल अगर बात की जाए इस बार की बजट की, तो बिहार में इसे चुनावी मद्देनजर भी देखा जा रहा है, क्योंकि बिहार में ये चुनावी साल है। तो अब ये जो बजट पेश हुआ है, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है, हालांकि इसका फायदा अब कितना होगा आने वाले चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय में कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।